चलो भैया शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? और लास्ट क्लास भैया किसी का कोई डाउट वगैरह रहा हो तो पूछ लीजिएगा, है ना? किसी का भी कोई डाउट रहा है तो बिना किसी संदेह के, बिना किसी दिक्कत के पूछ लीजिएगा। लास्ट क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन लास्ट क्लास में था तो एक क्वेश्चन था कि विकलांग क्या चुनाव लड़ सकते हैं? तो भैया विकलांग भारत में कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसका आंसर ये है। और एक क्वेश्चन था बीडीसी की सैलरी कितनी होती है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि देखो भाई, जब आप सर्च वर्च करोगे तो नेट वगैरह में मिलती है नहीं सैलरी, क्योंकि ये सब देश के सेवक होते हैं, किसी की सैलरी परफेक्ट कहीं मिलती है नहीं। लेकिन साल का बजट होता है लगभग 5 करोड़ समथिंग समथिंग, तो उसी में इन सब लोगों का जो भी अपना काम कराते हैं उसी का कुछ परसेंट इनका रहता है, वही इनकी सैलरी रहती है और कोई खास नहीं रहता। कई बार सरकार बोलती है कि हम ग्राम प्रधान को 5,000 रुपया, ब्लॉक प्रमुख को 15,000 रुपया, जिला पंचायत अध्यक्ष को 20,000 रुपया मानदेय देंगे। बट वो मानदेय मिलता विलता नहीं है, वो सब बेकार है ना, उस पर इतना कोई फोकस करता है। और तो मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा जो उस दिन आप लोगों ने पूछा हो। जब हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो ग्राम पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। 62 साल 6 साल की आयु उसकी रहती है। और उसमें जो है जो चुनाव होता है, 4 वोट एक साथ डाली जाती है गांव में। एक होता है मेंबर का, एक होता है पंचायत का, एक बीडीसी का और एक जिला पंचायत सदस्य का। तो जो मेंबर्स होते हैं वो 50% मेंबर्स मिलकर ही ग्राम प्रधान को समर्थन करते, तब ग्राम प्रधान आता है। और फिर इसके बाद अगला आता है कि जो बीडीसी हैं वो क्या करते हैं, तो बीडीसी लोग मिल के क्या करते हैं, सारे बीडीसी मिलकर हमारे जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। आपस में हर ब्लॉक में क्या होता है, एक बीडीसी अधिकारी होता है। तो मतलब बीडीसी गांव में, एक गांव में 2-3 बीडीसी हो सकते हैं, 4-5 भी बीडीसी हो सकते हैं। फिर यही बीडीसी आपस में मिलके क्या करते हैं, आपस में मिलके अपने ब्लॉक प्रमुख का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अपने ब्लॉक प्रमुख का निर्माण करते हैं, तो उनका ब्लॉक प्रमुख हो जाए। और फिर जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, हर जिले में 3-4 या 5 जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ज्यादा नहीं होते। जिले की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो फिर इसके बाद आता है कि जो है ये जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं यही आपस में मिलकर क्या करते हैं, अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो कि जिला अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है, वही रहता है। अब बात करें पेशा अधिनियम, भैया पेशा अधिनियम भूरा भूरिया समिति की सिफारिश पर साल 1996 में शुरू किया गया था क्या? भूरिया समिति ने कहा था कि भाई हमारे जो गांव हैं, उन गांव में तो ग्राम पंचायत आपने 1959 में लागू कर दिया, संवैधानिक दर्जा 1993 में दे दिया। लेकिन जो जनजाति क्षेत्र जहाँ पर चुनाव संभव नहीं है, जो जंगल में लोग रहते हैं, उनका क्या हो? उनको वोटिंग का नहीं पता, वो हमारे मेन स्ट्रीम से जुड़े नहीं है, जंगल में रहते हैं, ना वो सरकार को जानते हैं ना कुछ जानते हैं। तो उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो उन लोगों के लिए आया जो है पेशा। उन लोगों के लिए क्या है? पेशा पंचायत उपबंध विस्तार, वो भी शेड्यूल टाइप के एरिया में उसे बोलते हैं। मतलब पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल कास्ट, सॉरी शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज, पेशा बोलते हैं, एक्ट अधिनियम। इसमें होता क्या है कि जंगल जमीन जो क्षेत्र हैं वहां के लिए बोला जाता है कि वहां पर भी रहेगा। और हर क्षेत्र में ऐसा पेशा का अधिनियम नहीं लागू होता कि यूपी में भी लागू हो जाए हर जगह पे। जहां पर क्षेत्रों की संख्या जनजाति क्षेत्रों की संख्या ज्यादा है, वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, कुछ ही जगह हैं जिन्होंने पेशा के नियम बनाए हैं। बाकी जगहों पर पेशा लागू नहीं है। बट हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ग्राम पंचायत होता वैसे ही पेशा अधिनियम भी आपका देखने को मिलता है। अब संवैधानिक है नहीं, भूरिया समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। सर 7 पंचायत कोंकिला कर
एक जिला परिषद होता है ना? नहीं, 7 जिला पंचायत को मिला के एक जिला परिषद ये नहीं हो सकता। हाँ, ये उस आपके जिले का नियम हो सकता है कि आपके स्पेशल जिले में ऐसा नियम हो कि 7 जिला पंचायत मिला के हम एक जिला पंचायत बनाएंगे, ऐसा बाकी नियम नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से कई जिले छोटे होते, कई जिले बड़े होते। अगर ऐसा होता तो फिर हर जिला बराबर होता है, ऐसा नहीं है। यूपी में कई ऐसी जगह हैं जहां पर 5 सांसद हैं, एक जिले में इलाहाबाद में 5 सांसद आपको मिलेंगे। कई ऐसी जगह हैं जहां पर 2 सांसद, कई ऐसे जिले मिलेंगे जहां पर 2 जिलों को मिलाकर एक सांसद, जनसंख्या के ऊपर होता है वो सब। सही बात है क्या सर? चलो सर, मेरे घर में शादी थी इसलिए मेरा एक वीक से क्लास छूट गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। और एक क्वेश्चन था कि जो डीपीएसपी है उसे हम कल्याणकारी राज्य का आधार क्यों कहते हैं? क्योंकि माना जाता है उसमें हम कल्याण की बात करते हैं लोगों की, जैसे ह्यूमन कंडीशन की बात करते हैं, गौ हत्या की बात करते हैं कि नहीं होनी चाहिए, समाज में दारूबंदी होनी चाहिए, और शांति होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। उसमें हम महिलाओं के, बच्चों के, वृद्धों के विकास के लिए बात करते हैं कि इनके भी अधिकार होने चाहिए। तो कुल मिला के वो जो सेगमेंट होता है, वो जो पॉइंट्स होते हैं, वो सारे बहुत अच्छे होते हैं, लोगों के कल्याण के लिए होते हैं, तो इसलिए हम उसे कल्याणकारी राज्य का आधार कहते हैं। कॉलेजियम पढ़ाती क्या है? कॉलेजियम पद्धति क्या है? कॉलेजियम पद्धति ऐसी पद्धति होती है, उस दिन भी बताया था, हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनको नियुक्त करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसे कॉलेजियम कहा जाता है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के सारे बड़े बड़े सीनियर सीनियर जज होते हैं, 5 जज। वो किसी व्यक्ति का नाम रिकमेंड करेंगे, तो किसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश किसी को बनाना है, किसी राज्य का जज बनाना है हाई कोर्ट का, या सुप्रीम कोर्ट में किसी को जज बनाना है, सुप्रीम कोर्ट में किसी को मुख्य न्यायाधीश बनाना है। तो ऐसे सारे काम, कौन सा केस किस कोर्ट में जाएगा, वो चेक करने के लिए उन्होंने एक अपना ग्रुप बना रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे कॉलेजियम कहते हैं। और इस पे मैक्सिमम टाइम पर, मतलब अक्सर 5 जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और बाकी सुप्रीम 4 जज। यही लोग जिसका नाम राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति उसी की नियुक्ति करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है, तो अपने मन से नहीं करता, जिसको कॉलेजियम रिकमेंड करेगा उसी की नियुक्ति की जाती है। ओके भैया, और किसी का कोई क्वेश्चन? आज मजा आया, आप लोगों ने आज क्वेश्चन पूछे, मेरे को अच्छा लगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हो तो ठीक रहता है। चलो, अब आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास बड़ी धांसू है, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है, उम्दा है। और अब हम लोग क्या करेंगे? पेडागोजी क्या है सर? पेडागोजी शिक्षण शास्त्र होता है, जिसका मतलब होता है कि पढ़ाने में टीचर्स के पास कौन सी कला होनी चाहिए। पॉलिटी पढ़ाने में कौन सी समस्या आती है, हिस्ट्री पढ़ाने में क्या समस्या आती है, अपने बच्चों को हिस्ट्री कैसे पढ़ाएं, ज्योग्राफी कैसे पढ़ाएं। फिर इसके बाद उसके अपने 7-8 टॉपिक भी हैं कि मूल्यांकन क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। कुछ टॉपिक उसके हैं, वो टॉपिक भी आपको पढ़ने पड़ते हैं, जहां से 20 क्वेश्चन आपके सीटेट एसएसटी में आते हैं, तो उसे पेडागोजी बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र हिंदी में बोलते हैं। तो और आपकी जो है पॉलिटी आज खत्म हो जानी चाहिए थी, बट आज पॉलिटी आपकी खत्म नहीं होगी, आपकी पॉलिटी कल खत्म होगी। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका एक चैप्टर जो अभी रह गया है, वो चैप्टर है आपका, क्या नाम है उसका, संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो आपकी रह गई हैं, तो उसे हम लोग जो है कल करेंगे। कल आपकी पॉलिटी द एंड हो जाएगी। खत्म तो होनी थी अप्रैल में, बट अप्रैल में नहीं हो पाई। बहुत प्यार से, बहुत लंबे, बहुत आराम से चली, कोई बात नहीं। जब हो जाएगी तो हो जाएगी। कल आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, और शायद 1-2 दिन का आपको छुट्टी देता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज हम सीधे ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, भूगोल। और आपका ये ज्योग्राफी चलेगा, मई का महीना है, मई और जून पूरा चलेगा, मई और जून। इसके बाद आ, अगर अगर एग्जाम की डेट्स आ जाती है, तो डेट के हिसाब से थोड़ा सा हम उसे स्पीड में करेंगे, और अगर एग्जाम की डेट नहीं आती है तो नॉर्मल आसानी से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं होगा, है ना? चलो, अब एक क्वेश्चन है कि सर सीटेट दिसंबर में होगा, ये आप जाने, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता दूं कि हमारे ये जो क्लासेस हैं ये जनवरी से चल रहा है। 14 जनवरी को बैच आया था, और समथिंग समथिंग 25 या 26 जनवरी से हम लोग ये जो है क्लासेस कर रहे हैं। और अब तक जो क्लासेस हुई हैं आप देख लीजिएगा, आपकी किसी भी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्लासेस आपकी जो हुई हैं, एक तो साइंस की 60 क्लासेस हो चुकी हैं, और
सोशल स्टडीज की 70 क्लासेस आपकी हो जाएंगी। आज 68 नंबर की क्लास है। आज हमारी क्लास जो है वो 68 नंबर की है, और कल आपकी 69 नंबर की। यानी कि हम लोगों ने जो हिस्ट्री खत्म की थी, हिस्ट्री हमारा था वो 43 तक हिस्ट्री था, मतलब 40 तक हिस्ट्री था, तो 40 30 70 30 क्लास आपकी पॉलिटी हो गई। जबकि पॉलिटी आपकी 15 16 क्लास भी बहुत है, 15 16 क्लास से ज़्यादा का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बट कोई बात नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे। सर आप अच्छा पढ़ाए पॉलिटी, लेकिन मेरा रबाद बुद्धि में ज़्यादा फिट नहीं हुआ। 22 जनवरी से चल रहा है एसएसटी की। चलो चलो ये ठीक है। बाकी अब समस्या तो देखो सबके साथ रहेंगी, क्योंकि मैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ही कम से कम 10 कमी बता दोगे अपने भगवान में कि जो है भगवान मुझे थोड़ा सा और गोरा बनाता, भगवान थोड़ा सा मुझे और लंबा बनाता, भगवान ने मुझे थोड़ा सा और बुद्धि दी होती। तो कमी तो आप भगवान में भी निकाल दोगे, तो मैं तो इंसान हूँ, है ना? तो मेरे में तो कमी आप निकालोगे ही। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इस पर हम परेशान नहीं होते हैं। पेडागोजी भी पढ़ा दीजिएगा, पेडागोजी भी पढ़ा दीजिएगा। चलिए अब बात नहीं करेंगे, है ना? अब हम लोग आज की क्लास करते बढ़िया से। नहीं तो फिर आप लोग कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, फिर मेरा मन खराब होगा। और ये मुझे पता है कि बोलोगे जरूर उल्टा सीधा। ठीक है, अब आज की क्लास का एंजॉय करते हैं बढ़िया से। आप लोगों के डाउट भी सॉल्व हो गए, है ना? चलो बढ़ते हैं। आइएगा बात करेंगे हम। दो टॉपिक आज हमारे, देखते हैं कितने कवर हो पाएंगे। उम्मीद है कि एक ही टॉपिक कवर हो जाए तो बहुत है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 यानी कि भाग 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। देखो यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ है सेल। सेल का मतलब होता है, ये आई और वी के साथ यूज किया जाता है सेल, लेकिन यहाँ पर सेल यूज है, और वो भी इधर सब्जेक्ट जो है नॉर्मल सब्जेक्ट है। इसका मतलब अवश्य होता है, मतलब ये चीज आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारे देश का नाम हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, पहले इंडिया शब्द है आर्टिकल में, इसके बाद भारत शब्द है। तो ध्यान रहे, इंडिया पहले आएगा, भारत बाद में आएगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स और लिखेंगे, राज्यों का संघ होगा। एक शब्द और होता है राज्यों के संघ। तो राज्यों के संघ अमेरिका में यूज है, हमारे देश में यूज है राज्यों का संघ। अभी राज्यों का संघ का मतलब ये होता है, जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने बताया, हमारे देश का कोई भी पार्ट हमारे देश से अलग नहीं हो सकता। हमारे देश का कोई भी पार्ट, गुस्सा होते हो सर जी? गुरा में कोई कमी नहीं होती, बस बच्चे थोड़ा नादान होते हैं। गुरा, भैया गुड़ खाओ आराम से। और भैया मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, मेरा क्या है, अपन काम तो है पढ़ाना, पढ़ा के बाकी आपका देख लीजिएगा आप क्या करते हैं। चलो अभी डिस्टर्ब मत करो। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया पहले यूज है, भारत बाद में यूज है। राज्यों का संघ होगा। अमेरिका में क्या होता है, वहां के जो 50 राज्य हैं, किसी भी समय अमेरिका को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। हमारे देश में क्या होता है, एक बार भारत का हिस्सा बन गए तो अब भारत से बाहर नहीं जा सकते, अब भारत में ही आपको रहना है, भारत से बाहर नहीं जा सकते। तो उसी लिए आर्टिकल 1 कहा गया, इंडिया अर्थात भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। ये आर्टिकल 1 है। इसमें एग्जाम में अक्सर कुछ एग्जाम्स में आता है, भारत को इधर कर दिया जाता है, इंडिया को उधर कर दिया जाता है। सेल बी की जगह विल भी कर दिया जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट को यूनियन ऑफ स्टेट कर दिया जाता है। तो हम इन छोटी छोटी कमियों को ध्यान रखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल डिक्टो एग्जैक्ट याद करना, इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। आप लोग बताओ, अगर मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ और मेरे से आप पूछो इंग्लिश की क्लास कब होती है, तो मैं क्या करूंगा? है ना? ये तो मनोरंजन वाली बात है। और ये पता है तब होता है जब, मतलब हमें टाइम काटना है कि चलो कुछ बात करते हैं, और सुनाओ मम्मी पापा के क्या हाल चाल है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, तेलंगाना कैसे अलग हुआ, ये क्वेश्चन नहीं है,
ये सीधे पत्थर फेंक के मारा गया है मेरे ऊपर, क्वेश्चन थोड़ी ना है। ये सिर्फ और सिर्फ दर्द है, दुख दिया गया है, मतलब तेजाब फेंकना है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो शुरू में आए थे कि डीपीएसपी को हम क्यों बोलते हैं कल्याणकारी राज्य का आधार। हमारे यहाँ पर 7 जिला पंचायत सदस्य हैं, क्या जिला पंचायत सदस्य उनको मिला के अध्यक्ष बनते हैं, वो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जहर फेंकना सामने। इल्ला छोड़ो, आपको देखना ही बेकार है। इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 इतनी बात कहता है, क्या कहता है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। अब हम बात करें आर्टिकल 1 को, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो राज्य का क्या मतलब है। तो कहा गया राज्य का मतलब 3 टाइप की चीजें होंगी। पहला, एक तो राज्य होंगे यूपी एमपी झारखंड टाइप के। दूसरा, यूनियन टेरिटरी होंगी जिनमें आपका दिल्ली चंडीगढ़ इस टाइप के। और तीसरा होगा जो कभी भी क्षेत्र भारत में शामिल किया जाए, जैसे हम नेपाल को शामिल कर लें, श्रीलंका को शामिल कर लें, और अभी पाकिस्तान को शामिल करने वाले हैं। तो हम बहुत जल्द पाकिस्तान को क्या करेंगे, भारत में शामिल कर लेंगे, तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। तो वही बात बताई गई, ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, अगर हम पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना लेते हैं तो वह भी भारत के राज्य की ही कैटेगरी में आएगा। लेकिन कैटेगरी कितनी होंगी, 3 टाइप की कैटेगरी होती हैं, एक जो राज्य है, एक जो यूनियन टेरिटरी है, एक जो शामिल किए। अब शामिल करने के बाद हम उसे राज्य बनाते हैं, यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, वो बात की बात है, लेकिन 3 चीजों को मिलाकर राज्य काउंट किया जाएगा। और इनके बारे में डिस्कस कहाँ किया गया है, इनके बारे में डिस्कस किया गया है संविधान के अनुसूची नंबर 1 में, संविधान के शेड्यूल नंबर 1 में ये सब क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। तो भैया ये तो रहा आपका आर्टिकल नंबर 1। ये ध्यान रखें, राज्यों के बारे में भी आर्टिकल 1 है, यूनियन टेरिटरी के बारे में भी डिस्कस किया गया। ये सब राज्य के डिजाइन होते हैं, राज्य के टाइप होते हैं। अब नंबर आता है आपका आर्टिकल नंबर 2। अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, है ना। तो पानी वानी पी के बैठो, बड़ा मजेदार टॉपिक है। आर्टिकल 2 और 3 हम एक साथ पढ़ेंगे। 3 में 3 चीजें हैं, 2 में एक बात समझनी है। 2 का मतलब है जो भारत का हिस्सा नहीं है उसे भारत में शामिल करना। तो क्या पढ़ा रहा था, हमारे देश में क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, रुको पीछे देखने दो। अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद 2 और 3 में क्या बातें हमें देखनी है। भैया पीछे देखना ही नहीं, क्लियर दिखने से मतलब भी नहीं है, पीछे का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इतना आप कभी पढ़ोगे नहीं, वो छोड़ दीजिएगा, उसका कोई मतलब भी नहीं है। दिखे तो भी, ना दिखे तो भी, कहो तो मैं इसको हटा के दूसरी जगह से आपको दिखा सकता हूँ, छोड़ो ना, यही देख लो, अच्छा है। इसको छोड़ो, जो मैं बात कर रहा हूँ मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, राजा बाबू की तरह। आर्टिकल नंबर 2 और 3 में क्या अंतर है। आर्टिकल 2 का मतलब ऐसी चीजें जो भारत का हिस्सा नहीं है, प्लस नंबर 3, जो भारत का हिस्सा है उनमें 3 चीजें, उनका नाम बदलना, उनकी बाउंड्री को घटाना, उनकी बाउंड्री को बढ़ाना, 3 चीजें आपकी आती है आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल 2 जो भारत का हिस्सा नहीं है उसके बारे में, और आर्टिकल नंबर 3 जो भारत के राज्य ऑलरेडी हैं उनमें कोई चेंज करना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, बात समझ में आई। अब जैसे मान लीजिएगा हमारे देश का हिस्सा है, नहीं है नेपाल, हमारे देश का हिस्सा कौन सा नहीं है, नेपाल। तो हमें क्या करना है, नेपाल को भारत का हिस्सा बनाना हो, सपोज कीजिएगा नेपाल को भारत का हिस्सा बनाना हो, पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाना हो, श्रीलंका को बनाना हो, बांग्लादेश को बनाना हो, तो ये भारत का हिस्सा कैसे बनेंगे, आर्टिकल नंबर 2 के तहत बनेंगे। लेकिन हमारे देश में एक राज्य है उसका नाम है यूपी, यूपी के 2 पार्ट करने हैं, एक को करना है उत्तराखंड, एक को करना है यूपी, ये एक काम हो गया। प्लस हमारे देश में एक राज्य है उसका नाम है, सपोज कीजिएगा दिल्ली, दिल्ली का नाम बदल के हम कर दें न्यू दिल्ली, ये दूसरा काम हो गया।
यूपी और उत्तराखंड एक से अलग हुए, यानी कि दो पार्ट हुए, सीमाएं छोटी हुई। कई बार ऐसा होता सीमाएं जोड़ दी जाती, जैसे जम्मू कश्मीर हमारा क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य था, अभी क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ऐसा कोई भी काम हमारे राज्य के अंदर किया जाए तो ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 2, जो हमारे देश का हिस्सा नहीं है उसे भारत में एडमिशन कराना है, शामिल करना है, और जो भारत का हिस्सा है उसकी नाम में, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग होता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत उल्टा सीधा लिखा है, ये आपको याद करने में भी दिक्कत करेगा और पढ़ने में भी समस्या करेगा, लेकिन ओवरऑल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है कि संसद को संघ में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार होगा। यानी कि कोई भी क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है उसे भारत में शामिल करने की पावर पार्लियामेंट की होगी। अब इसमें बहुत गंदा लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज हमें पढ़ना भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बस इतना याद रखना है कि हमें क्या करना है, हमें बस एक काम करना है कि जो भारत का हिस्सा नहीं है उसे भारत में शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 का प्रयोग होता है। और इसी तरह से हमारे पास जो भारत का हिस्सा है उसमें नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, नए पुराने करने हो, तो ये काम आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। नए राज्य का निर्माण, अब देखो नए राज्य का निर्माण 3 में भी लिखा है और यहां भी लिखा है संघ में शामिल करना, नए राज्य को स्थापित मतलब वही हो गया। बट इन शब्द से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इनको छोड़ो, आपको जो मैं बता रहा हूं उसको समझो। नंबर 1 आर्टिकल 2 कहता है दूसरा देश जो भारत का हिस्सा नहीं है उसे शामिल करना, और 3 का मतलब जो भारत का हिस्सा है उसके नाम में परिवर्तन करने का काम, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का काम वो भी संसद ही करेगी, राज्य नहीं करते, करेगी संसद ही। किसी के नाम परिवर्तन करना हो, क्षेत्र परिवर्तन करना हो, कौन करेगा, संसद ही करती है, संसद के पास इतनी पावर होती है। फिर एक चीज आती है, चाहे आर्टिकल 2 का काम हो चाहे आर्टिकल 3 का काम हो, कोई भी काम करें, कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल कर रहे हैं, भारत के किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ेगा। तो चूंकि हम राष्ट्रपति से पहले पूछ लेते हैं इसलिए राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति से पूछ लिया गया तो पहले राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, बिल फिर लाया जाता है, तो राष्ट्रपति मना कर ही नहीं सकता, धोखा दे ही नहीं सकता, तो इस पे भी वीटो की कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, 2 और 3 में अनुसूची 1 में जो आप कर रहे हो ये संविधान संशोधन नहीं है। आए दिन आप नाम चेंज करते, जैसे जम्मू कश्मीर की सीमाओं में परिवर्तन किया गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख कर दिया गया तो कोई संशोधन नहीं हुआ। जैसे आपका आंध्र प्रदेश से हैदराबाद तेलंगाना अलग किया गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया, झारखंड बिहार से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, तो इसके लिए कोई संशोधन नहीं हुआ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत के अंदर के जो क्षेत्र हैं उनमें कुछ भी करो संशोधन नहीं करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 4 आपको इस पर क्या करता है, मदद करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 कहता है कि 368 के तहत ये संशोधन नहीं होगा। आपने पीछे जो भी किया, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे, सामान्य बहुमत, यानी कि 50% लोग हाँ कर देंगे तो बिल आपका बन जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं। एक मिनट, ये थोड़ा सा ब्लर हुआ था ना, जस्ट वेट, थोड़ा सा तो ये ब्लर हुआ है, अब नहीं होगा, चलेगा। तो आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये जो भी काम हो रहा है ये काम कोई संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसा सारा काम किया जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, मेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस इतने से बात खत्म। अब ये तो इधर लिखा हुआ है, जमीनी स्तर की बात करें वास्तव में क्या होता है वो समझिएगा। वास्तविक स्तर में क्या होता है, हमको अगर नया राज्य बनाना है तो उसका नियम क्या होगा। अगर हम तेलंगाना, अभी किसी ने पूछा था ना तेलंगाना, तो इसलिए मैं बोलता हूं ना कि आप लोग आगे आगे मत भागा करो, वो टेंशन अलग हो जाती है, और पढ़ाने का काम मेरा है, अब परेशान आप होते हो। आप तो बस फोकस करो अपनी पढ़ाई को, रिवीजन पे, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरे पास छोड़ दो, क्योंकि ठेका हमने लिया है, आपने ठेका थोड़ी ना लिया है, ठेका हमने लिया है तो हम करेंगे। अब श्वेता का काहे का सॉरी आ गया, माफ किया, गलती तो बता दो, गलती बताओ पहले, पता चले माफी देने लायक ना हो तो पहले गलती बताओ, चलो गलती पर ही माफी मिलेगी, गलती बताओ जल्दी से। तो मैं क्या कह रहा था कि नया राज्य कैसे बनाया जाएगा, तो नया राज्य के बनाने की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, अब इधर लिखने का कोई मतलब है नहीं,
क्योंकि आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया, मुझे अच्छे से पता है। एक आधे के नोट्स बने होंगे तो बने होंगे। अब सुनिएगा कैसे बनती है कहानी, कैसे होता है नए राज्य का निर्माण। नए राज्य के निर्माण के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो वो आप समझिएगा, सुनिएगा, जानिएगा। नए राज्य का निर्माण, नए राज्य के निर्माण के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि भाई एक हम कोई नया राज्य बनाने जा रहे हैं। लेकिन नए राज्य का निर्माण हमेशा राज्यसभा से शुरू होगा। क्या होगा? आप लोगों को कल वाली कहानी सुनाई थी ना, फोटो वाली, कि एक आदमी था, उसने फोटो बनाया बहुत बढ़िया और मार्केट में रख दिया कि कमी इस पे बताओ। तो आप लोग ऐसे मत किया करो, है ना। चलो अब मेरे को कहानी सुनाने दो। तो कहानी क्या थी, क्या कहानी सुना रहा था, कहानी क्या सुना रहा था, नए राज्य बनाने की। तो नए राज्य के निर्माण का काम केवल संसद कर सकती है, और ये काम हम राज्यसभा को देते हैं। राज्यसभा नए राज्य के निर्माण का काम शुरू करती है। तो राज्यसभा में सबसे पहले एक विधेयक लाया जाता है कि हम ऐसा नया राज्य बनाने जा रहे हैं, यूपी को दो पार्ट करने जा रहे हैं या झारखंड को दो पार्ट करने जा रहे हैं, जो भी हम करने जा रहे हैं उसके लिए हम एक बात कहाँ लेके आएंगे, राज्यसभा में लेके आएंगे। अब राज्यसभा में लेके आने के बाद हम राष्ट्रपति से भी पूछते हैं। तो राष्ट्रपति से, क्योंकि झारखंड के दो पार्ट करने जा रहे हैं, एमपी के दो पार्ट करने जा रहे हैं, तो हम राष्ट्रपति से पूछते हैं कि ऐसा करें। तो राष्ट्रपति कहते हैं एक मिनट रुको, मैं उस राज्य से पूछ लेता हूं, मैं यूपी से पूछ लूं, एमपी से पूछ लूं, क्या वो तैयार हैं। इससे क्या होगा, अगर कोई दंगा होने वाला है, कोई समस्या होने वाली है, तो वो पहले से अलर्ट रहते हैं। दंगा होने वाला है तो जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा कि मैं एमपी के दो पार्ट कर दूंगा, तो एमपी में दंगा हो सकता है। तो इससे पहले हम एक बार क्वेश्चन पूछ लें कि क्या एमपी चाहता है, तो एमपी की विधानसभा में चर्चा हो जाएगी। हाँ, राष्ट्रपति डेट डिसाइड कर सकता है कि 15 दिन, 20 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, इतने दिन के अंदर आपको क्या कर लेना है, ये इस पर डिसीजन दे देना, बनाना है कि नहीं। अब वो राज्य डिसीजन देगा, वो हाँ करे या ना करे इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस पर चर्चा होगी राज्यसभा में। राज्यसभा में डिस्कस डिबेट होगा कि एमपी के हम इतना क्षेत्र दूसरे राज्य में बनाएंगे, एमपी का दूसरा नाम उज्जैन होगा, या जो है जो भी एक नाम कुछ भी हम दे सकते हैं, दो पार्ट हम उसके करेंगे, इस तारीख से लागू होगा, ऐसी बातें। और फिर वहां पर वोटिंग होगी 50%, और वोटिंग अगर पास हो गई तब उसे हम दूसरे सदन भेजेंगे, यानी कि लोकसभा। लोकसभा में भी 50% वोटिंग होगी, और 50% वोटिंग के बाद राष्ट्रपति के साइन की जरूरत है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति से पहले पूछ लिया था। लेकिन फिर भी जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जाएगा तुरंत, माना पास है, काम खत्म। तो इस तरह से अब घोषणा की जाएगी कि तेलंगाना 2 जून 2014 को बन गया। आंध्र प्रदेश के हमने दो पार्ट कर दिए। तो इस तरह से भारत में कोई भी नया राज्य बनाया जाता है, हटाया जाता है, जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। शुरुआत राज्यसभा में होगी, फिर लोकसभा जाएगा, और फिर इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन ये काम करने के पहले राष्ट्रपति से पूछ लेना है। इस तरह से भारत में नया राज्य बनता है। अब एक क्वेश्चन और आया, ये तो हमारे बनाने की बात है। और कोई भी क्षेत्र अगर हम भारत का शामिल करते हैं, जैसे नेपाल शामिल करते हैं, तो कोई कानून की जरूरत नहीं है। बस एक दिन राष्ट्रपति घोषणा करेगा नेपाल भारत का हिस्सा हुआ, बोलो भारत माता की जय, काम खत्म। अब नेपाल भारत का हिस्सा हो गया, कोई टेंशन नहीं है। वो सिर्फ एक मैसेज डालेगा, नेपाल भारत का हिस्सा, कुछ भी अलग से टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ना हो और इसके जस्ट अपोजिट हो जाए, हमें कोई हिस्सा नेपाल को देना पड़ जाए, मान लीजिएगा हमें कोई अपना हिस्सा देना पड़ जाए पाकिस्तान को, तब क्या किया जाएगा, तो उसके लिए नियम अलग है। संविधान हमारा यूनिटी की बात करता है, प्रस्तावना एकता की बात करता है। तो ऐसे में आप अपना कोई क्षेत्र दूसरे देश को नहीं दे सकते, फिर क्या किया जाए। तो इसके लिए अब संविधान में संशोधन होगा, आर्टिकल 368, 368 के तहत संशोधन होगा। और हमने जब बेरूबादी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया था, तो 9वां संविधान संशोधन किया था। और इसी तरह से हमने जो है 100वां संविधान संशोधन किया, 100 नंबर का। और बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा थी वैसे जिग जैग थी, हमने इसको सीधा किया, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया, बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत ने ले लिया। तो 100वां संविधान संशोधन साल 2015 में किया गया, हमने अपनी बाउंड्री को सीधा किया। तो ऐसा जब कभी बाउंड्री जिग जैग होती है तो संशोधन करना पड़ता है। जैसे सिक्किम को जब शामिल किया गया तो उसे पूरे राइट नहीं दिए गए, बाद में पूरे राइट दिए गए, वहां चोंग्याल वंश का शासक था। तो
अगर किसी अलग कैटेगरी से शामिल किया जाएगा तो संशोधन करके शामिल किया जाएगा, जैसे गोवा वगैरह को शामिल किया जाएगा 61 में, तो थोड़े से संशोधन किए जाएंगे संविधान में कि हम तुमको स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं, हम तुम्हें स्पेशल पार्ट दे रहे हैं। जैसे हमने जब जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया तो इसके लिए भी हमने आर्टिकल 370 बी बनाया था कि आपको कुछ स्पेशल प्रोविजन रहेंगे, आपका अलग संविधान रहेगा, आपके यहाँ के नागरिकों से हम शादी नहीं कर सकते, वट एवर जो भी था, इस तरह के प्रोविजन होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम अपना क्षेत्र दूसरे को देना चाहते हैं तो ये संसदीय कार्य नहीं है, सरकार नहीं कर सकती है, इसके लिए पूरे जनता से पूछना पड़ेगा। जनता से पूछने का मतलब 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा, तभी आप अपना क्षेत्र दूसरे को दे सकते हो। लेना तो कभी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, देने वाले में 368 के तहत संशोधन करके ही आप कोई भी क्षेत्र दूसरे देश को दे सकते हो, जैसा कि हमने 2 बार किया था। अनुच्छेद 4 आपने पढ़ लिया। क्या संसद के पास भारत का कोई क्षेत्र दूसरे देश को देने का अधिकार है? नहीं, संसद बिना संशोधन के नहीं कर सकती है, दे सकती है लेकिन संविधान में संशोधन करेगी, तब संशोधन के तहत ही हम अपना कोई क्षेत्र दूसरे देश को दे सकते हैं। तो शामिल करना तो आसान है, हटाना इसमें क्या है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। यहाँ पे हमारा बेरूबादी था, इधर ये हमारी बाउंड्री जिग जैग थी, इसको सीधा करने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो संसद दे सकती है। अच्छा, राज्य विधानमंडल का तो कोई काम ही नहीं है, उसके पास तो कोई पावर ही नहीं है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसको हमने कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं साल 1950 की, जिसके लिए हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। वो हसीन चैप्टर, वो खूबसूरत चैप्टर आपके सामने हाजिर है। परेशान मत करना, पढ़ा लेने देना, बढ़िया चैप्टर है, बहुत मजा आएगा ध्यान से सुनोगे तो। और बीच में टिपिर टिपिर करोगे ना तो फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी का सिस्टम क्या था कि भैया हम लोग आजाद हो रहे हैं, तो हमारा देश उस समय कुछ इस टाइप का बना हुआ था। हमारा देश कैसा था, इस टाइप का था। ये हमारा देश था 1947 में। इसमें 562 या कई लोग बोलते हैं 552 देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे, और 11 ब्रिटिश प्रांत थे, अंग्रेजी प्रांत थे। इन सबको हमें आजाद कराना था, और ब्रिटेन सरकार इन सबको आजाद कर रही थी, बोले हम पूरे को आजाद कर रहे हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें 3 ऑप्शन दिए, पूरे इन सबको 3 ऑप्शन दिए। नंबर एक तो बनेगा भारत, तो आप लोग किसमें शामिल हो जाओ, भारत में शामिल हो जाओ। इवन लॉर्ड माउंटबेटन ने भी रिक्वेस्ट किया था कि आप सब लोग भारत का हिस्सा बन जाओ। और जो लोग उस समय इस क्षेत्र में थे तो इनको कहा गया कि आप लोग पाकिस्तान में जा ही रहे हो, क्योंकि उधर पाकिस्तान बनेगा, एक पाकिस्तान इधर बनेगा, तो यानी कि एक तो बनेगा इंडिया, एक बनेगा इंडिया भारत, और एक बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के 2 हिस्से होंगे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। बाकी के कुछ और क्षेत्र थे जिनको प्रिंसली स्टेट बोलते, इनसे कहा गया चाहे तो तुम किसी में शामिल हो या तुम शामिल ना हो। तो 3 तरह के राज्य उस समय भारत में थे 1947 में जब आजादी की घोषणा की गई तब। तो चलो भैया ठीक है, आजादी की घोषणा हो गई। अब भारत में एकीकरण कैसे हो, तो भारत में एकीकरण करने के लिए हमने एक समिति बनाई। आप लोगों ने सुना होगा कि राज्यों से समझौता करने के लिए समिति बनाई गई। तो जो समिति बनाई गई उसमें हेड थे बेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, एक आदमी थे उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, एक आदमी थे उनका नाम था वीपी मेनन। क्या नाम था, वीपी मेनन। 3 लोगों की कमेटी बनाई गई और तीनों लोगों ने मिलकर पूरे के पूरे लोगों को बुलाया, बात की। जुलाई के महीने में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मीटिंग रखी, जुलाई के महीने में, और सभी के सभी जितने 552 देसी रियासतें थी सबको हमने विलय पत्र दे दिया। क्या दे दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि विलय पत्र। आप घोषणा करो कि आप खुशी से भारत में शामिल हो रहे हैं। और ये जो विलय पत्र दिया गया, ये बड़ा साइज का एक पूरा टाइप पेपर था। मैं डॉट 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 और पूरा टाइप था, अपनी पूरी संपत्ति शक्ति के साथ भारत में शामिल होता हूं, और केवल मैं क्या, कि अपना नाम और अपना क्षेत्र लिखना था, नीचे साइन कर देना था। 562 के 565 को दे दिया गया, सब ले गए और लेके अपने घर चले गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने समझाया कि तुम सब भारत में शामिल होना, कहीं और मत जाना, परेशान मत होना, कुछ लोग हैं जो जा सकते हैं। आज मैं बता दूं आपको, अभी आप न्यूज़पेपर कोई भी न्यूज उठा के देखिएगा तो पाकिस्तान की तरफ से जो लोग बोल रहे हैं वो सब कह रहे हैं हमें बलूचिस्तान भी अलग करो, पाकिस्तान के ऊपर भारत सरकार हमला करे, हमको आजाद करा दे, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान में भी बंटवारे की बात है, वहां बलूच और सिंध ये दोनों अलग होना चाहते पाकिस्तान से, कि हमको अलग करो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते।
ये तब से है। बलूच और सिंध उस समय पाकिस्तान का हिस्सा 1947 में बन गए थे। आज भी बेचारे परेशान है, चिल्ला रहे हैं। आप न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा, कोई जो है जो भी न्यूज आती है उनमें देखिएगा, वहां के जो पत्रकार है चिल्ला रहे हैं कि भारत सरकार हमला कर दो, हमको माफ करा देना, हमको अलग करा देना। आपने एक बार बांग्लादेश बनाया, हमको भी एक बार अलग करा दो। सिंध वाले अलग चिल्ला रहे हैं और उधर बलूचिस्तान वाले अलग, वहां के प्रांत है, जैसे भारत में प्रांत है वैसे वहां सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत है, वो चिल्ला रहे हैं। तो कुछ क्षेत्र क्या हुए जो उस समय का हिस्सा था उस हिस्से में शामिल हो गए। तो भैया कुछ लोग तो यहां चले गए, कुछ लोग अपने यहां चले गए, एक तो इधर बना पाकिस्तान, एक बना भारत। अब चूंकि ये नियम था कि जिसको अपनी मर्जी से फ्री रहना वो फ्री रहे, तो भैया एक था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने भारत का हिस्सा होने से मना कर दिया। हरि सिंह से कहा गया शामिल हो गए, हरि सिंह ने कहा नहीं शामिल होंगे। बोले क्यों? बोले हमें क्या जरूरत है। हमने भी कहा कोई टेंशन नहीं। अच्छा, जम्मू कश्मीर क्यों शामिल करें? है क्या जम्मू कश्मीर में? खेती होती नहीं है, सड़क है नहीं, रोड है नहीं, पहाड़ों का क्षेत्र है, बर्फ गिरती है, हम क्यों परेशान हो? एक ही माता जी हमारी थी, वैष्णो माता जी, अमरनाथ, वो दूसरे देश में, काहे को इतना परेशान होना? तो कोई टेंशन नहीं थी। हमने कहा कभी कभी घूमने आया करेंगे तो तीर्थ यात्रा कर ले लिया करना, घूमने। वो बोले हाँ ठीक है। इसके अलावा एक और था, उसका नाम था यहाँ पे हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद से पूछा गया निजाम से, निजाम ने कहा आई डोंट लाइक इंडिया, मैं तो पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। जिन्ना से बहुत अच्छी दोस्ती थी निजाम की, तो अगर हम इसको कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे तो जिन्ना यूनाइटेड नेशन में हमारे खिलाफ केस कर देंगे। तो हम चुप थे, चल ठीक है। एक और जगह थी यहाँ पे, उसका नाम था जूनागढ़। यहाँ पे क्या थी? जूनागढ़। महावत का यहाँ की राजा थे। अभी महावत खां से पूछा गया ये बताओ कहीं जाना चाहते हो? महावत खां ने कहा देखो, ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना मैं भारत में शामिल होऊंगा। अच्छा, इसकी तो बाउंड्री इधर से है, समुद्र से यात्रा कर लेगा, ये अपना इधर से कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उधर अपन चला जाएगा, व्यापार कर लेगा। जूनागढ़ कहाँ जाएगा? भारत के बीच में है। हमने उससे कहा देखो, भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में नहीं शामिल होने देंगे। बोले नहीं नहीं, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं आजाद रहूंगा। बहुत मनाया गया, नहीं माना। तो अब इसकी सीमाएं थी नहीं, चल ठीक है भाई मत मान। गोवा वगैरह, कुर्ग, कशार, बहुत से क्षेत्र थे जो भारत का हिस्सा तब नहीं थे। 1947 में भारत में शामिल नहीं हुए। कुछ फ्रांसीसी क्षेत्र थे, कुछ पुर्तगाली क्षेत्र थे, वो भारत का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि आजाद हम अंग्रेजों से हुए थे, फ्रांसीसियों से नहीं, पुर्तगालियों से नहीं। अब देश हमारा बन गया। देश बना तो देश बनने के साथ ये वाला जो आदमी था ना, ये वाला, इसकी कहानी सुनो। हुआ क्या कि 15 अगस्त को आजाद होना था भारत को, पाकिस्तान 14 अगस्त को। तो जब पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ तो महावत खान ने घोषणा कर दी हम तो चले पाकिस्तान। धोखा, धोखा करवे तो हम छोड़ेंगे नहीं, धोखा करोगे निपट लेते हैं। तो अब जब इसने घोषणा की कि हम तो चले पाकिस्तान, तो अब क्वेश्चन सीधे किसके ऊपर उठा? वल्लभ भाई पटेल के ऊपर, की यही काम करके आए हो। दूसरी बात, ये दुख का मुद्दा क्यों था? सौराष्ट्र का था। गांधी का जन्म सौराष्ट्र का है और पटेल का जन्म सौराष्ट्र का है। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति तिलक ने की सौराष्ट्र के, सौराष्ट्र का ही एक हिस्सा भारत में नहीं बन रहा है। सब देख रहे थे किसकी तरफ? वल्लभ भाई पटेल की तरफ। वल्लभ भाई पटेल ने कहा यार ये तो उम्मीद नहीं थी, और अभी हम आजाद नहीं हुए, क्योंकि 14 अगस्त को इसने घोषणा की, हम 15 अगस्त को रात में आजाद होंगे, इसने पहले घोषणा कर दी। हमने कहा यार चल कोई ना, कर दिया तो कर, आजाद तो हम पहले हो जाएं। हम आजाद हुए। इसने फोन कर दिया कराची की, हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। तो उधर से हवाई जहाज भी आ गया, चलो भैया इनको लेके जाएंगे, आ गया बढ़िया हवाई जहाज। हम भी अगले दिन आजाद हो गए। हाँ, गद्दारी करवे तो गद्दारी कर गया। अब जब गद्दारी कर गया तो अब इसको कैसे संभालें? तो इसको संभालने के लिए वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि अब सेना आ गई, वल्लभ भाई पटेल ने कहा हमला। हमला हो गया। अब इसके ऊपर जब हमला हुआ, तो हमला नहीं हुआ, हमला नहीं हुआ, लेकिन हमला हुआ। कैसे हमला हुआ? बड़े प्यार से हमला हुआ। हमने क्या किया, यहाँ के जो महावत खां थे, इनके पास जो भी लोग थे, हमने अपनी आर्मी भेजी और आर्मी को समझाया था। क्या? आर्मी गई, सब लोगों को खड़ा किया, आर्मी गई, लोगों को लाइन में खड़ा किया, लोग सब खड़े हो गए कि हाँ चलो आर्मी आई है, क्या दिक्कत है, हम तो वैसे भी आजाद हैं। और आर्मी ने मारना शुरू किया, सूतना शुरू किया, नीचे से, नीचे से दनादन दनादन ऊपर तक मारे, ऊपर से नीचे तक। बोले जाओ घर जाओ। मारा क्यों? बोले चुप, घर जाओ। दूसरे को सूतना शुरू किया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मारा, घर जाओ। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर। तो क्यों मार रहे हो? बोले बाद में बताएंगे, शाम को आ जाना, अभी जाओ खेती करो, खाना पीना बनाओ, खाओ पियो, शाम को टाइम से आ जाना, फिर मारेंगे।
तो लोगों ने कहा कि मारोगे क्यों? बोले वो नहीं बताएंगे, तुम टाइम से आ जाना। लेट हुए तो घर में घुस के बहुत मारेंगे, अभी तो प्यार से मार रहे हैं पीछे पीछे, और फिर कहीं भी मारेंगे। तो लोग शाम को आ गए, लाइन में खड़े हो गए, फिर मारना शुरू। सबको लाइन से खड़ा करके नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कोई दंगा नहीं, सिर्फ मारेंगे, प्यार से मारेंगे। और भैया 3 दिन मारा। तीसरे दिन सबने हाथ पकड़ लिए, मत करो, हम जान ले लो, हम मरने के लिए तैयार हैं। न लड़की छोड़े, न लड़का, न बुढ़े, न कोई 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 नहीं छोड़ा गया, सबको मारा गया। महावत का मिले मारा, वल्लभ भाई पटेल ने एक चटाक मचा, हाथ जोड़ लिया, गलती हो गई, हम भारत का हिस्सा बनेंगे। बोले नहीं, हम कब कर, तुम भारत का हिस्सा बनो, तुम तो आजाद हो, हम तुमको क्यों भारत में सब? बोले नहीं नहीं, गलती हो गई, मैं बोले नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं कि कुत्तों का काफी शौक था। तो भैया वो जो जहाज आया था, इनको और इनके कुत्तों को जहाज में भर के कराची भेज दिया गया, लोगों को भारत में रख लिया गया, इनका काम हो गया खत्म। तो ये तो चले गए, इनका काम खत्म। अब जब ये गए तो ये बात लॉर्ड माउंटबेटन को पता चल गई कि इन्होंने मारा है। तो माउंटबेटन ने बुलाया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को। बड़ा आजादी आजादी चिल्ला रहे थे, बहुत कह रहे थे हम लोकतंत्र लाएंगे, समाज के अधिकार होंगे। ये कौन सा अधिकार तुम उधर दे के आए हो लोगों को? वल्लभ भाई पटेल ने कहा हमने किसी को मारा ही नहीं, वहां तो लोग कह रहे थे कि हम भारत का हिस्सा बनेंगे, तो बस हम वहां मिलने गए थे, मारा किसी को नहीं। बोले हम नहीं मारे, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोले चेक करा लो, बोले चेक कराओ। अब गाड़ी भेजी गई कि जाओ और जाके जूनागढ़ से लोगों को लेके आओ। गाड़ी गई तो कोई गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं, कि अब कैसे बैठे, अब अगर बैठेंगे गाड़ी में तो अभी तो हमारे घर में मारा है, और दिल्ली ले जाके तो बहुत मारेंगे, कोई मिल ही नहीं रहा। बड़े मुश्किल से 1-2 ट्रक लोग मिले, उनको ले जाके दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली पहुंचे तो उसमें कुछ इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही माउंटबेटन हमसे पूछेंगे हम तुरंत खड़े होकर बता देंगे इन्होंने हमको बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। और गाड़ी उल्टा कैसे हो गई, कहानी उल्टा कैसे हो गई, इनको सबको कमरे में बैठाला गया। और बैठालने के बाद एक टेबल सामने था, और लॉर्ड माउंटबेटन को आना था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन अकेले नहीं आए, साथ में कौन आ गए? वल्लभ भाई पटेल 3-4 आर्मी वालों को लेके आ गए, बंदूक लेके आ गए। लॉर्ड माउंटबेटन कुर्सी में बैठे, वल्लभ भाई पटेल वही साइड में। वल्लभ भाई पटेल थे साइड में, तो लोगों को डर लगा कि यार ये फिर आदमी लेके आए, फिर ना मारे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला डोंट फियर, डोंट टेक टेंशन, टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मुझे बताओ, एनी टेंशन, एनी इशू। तो उसमें से कुछ लोग डर रहे थे कि अगर बोला तो यही मारेंगे जी। और वल्लभ भाई पटेल लंबी चौड़ी शरीर, आंखें बड़ी बड़ी निकाल के खड़े थे कि किसी ने बोला तो उसका ऐसा लग गला दबा देंगे। तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। 2-3 बार लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा तो वल्लभ भाई पटेल ने टेबल में हाथ तेजी से मारा खटाक से कि अरे बताओ ना क्या बात है। सब खड़े बोले यस सर, वी वांट इंडिया, वी वांट टू ज्वाइन इंडिया, हम इंडिया में रहना चाहते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम भारत का हिस्सा, हम भारत का हिस्सा। तालियां बज गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग इंडिया चाहते हैं, सब इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान तो गलत बीच में आ रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन बड़ा खुश हुए कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप सब लोग चाहते हो। तो जब सब लोग किसी को चाहते हैं उसे रेफरेंडम बोला जाता है, जनमत संग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनमत संग्रह, रेफरेंडम। तो भैया जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया, और लॉर्ड माउंटबेटन से कहा गया 1948 तब तक आ गया था कि देखो तुमने बहुत दिन रोटी पानी खा लिया, तुम निकलो यार, मजा नहीं आ रहा, तुम निकलो। तो इनको निकालो और सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाओ। तो लॉर्ड माउंटबेटन खुश हुए और अपन देश छोड़ के चले गए, अमेरिका ब्रिटेन चले गए। हम भी खुश, काम खत्म। अब एक चीज तो हमारा हिस्सा बनी, अगला चीज किसका नंबर था? अगला चीज नंबर था, देखो जूनागढ़ शामिल हो गया, 47 में इसको शामिल कर लिया गया। अगला नंबर था हैदराबाद का। हो हैदराबाद की कहानी सुनते हैं। दुनिया में सबसे रईस आदमी, जैसे आज का मार्क जुकरबर्ग है, तो वैसा आदमी था, उसका नाम था निजाम। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था? निजाम के पास सबसे ज्यादा पैसा था। निजाम यहाँ पे रहता था, हैदराबाद का निजाम। दो शौक थे, एक सुंदर लड़कियों का, दूसरा गंदे कपड़े का। लड़की वाला शौक तो ठीक है, चलो राजाओं को होता है, लेकिन गंदे कपड़े का शौक, और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, समझ में नहीं आया। अब इसका नंबर था, तो सोचे इसका क्या करें, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ भी करेंगे तो ये जिन्ना को बता देगा, और जिन्ना यूनाइटेड नेशन में। तो वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, शायद 13 या 11 सितंबर 1948 को जिन्ना मर गए। अभी डेट याद नहीं आ रही, सितंबर में 11 या 13 सितंबर को मरे, शायद 11 को मरे, और 13 को हमने हमला कर दिया, 13 सितंबर को हमने यहाँ पे हमला कर दिया।
क्योंकि अब इनका पक्ष कोई लेने वाला नहीं है। और अब यहां पे रियल हमला हुआ। अच्छा, जूनागढ़ के पास तो इतनी पुलिस थी नहीं, तो लड़ाई वड़ाई कुछ होनी नहीं थी, लेकिन यहां हैदराबाद के निजाम के पास थोड़ी सी आर्मी थी। 5 दिन युद्ध चला। युद्ध कैसे चलता था? सुबह उठ के आ गए, खट खट ऐसे लाठी मार रहे, कोई मर वर नहीं रहा। युद्ध के लास्ट दिन तक 3-4 लोग ही मरे, कोई नहीं मरा। और निजाम को बहुत मारा वारा गया, परेशान किया गया। तो यहाँ का जो निजाम था उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं भारत का हिस्सा बनता हूं। तो उसको भी भारत का क्या किया गया, हिस्सा बना लिया गया। एक छोटी सी गलती हो गई, जब हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया तो नीचे एक राज्य हुआ करता था मद्रास, इसे मद्रास का हिस्सा बना लिया गया, यानी कि तमिलनाडु का हिस्सा बना लिया गया। अब आंध्र प्रदेश के लोग कन्नड़ बोलते हैं और नीचे वाले तमिल बोलते हैं, तो तेलुगु, सॉरी, वो लोग तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, तो तेलुगु अलग बोलते हैं और नीचे वाले तमिल अलग। तो तेलुगु और तमिल की पटती नहीं थी, तो अनशन ये लोग शुरू कर देंगे कि हमें नया राज्य मिले। इसी के बेस पर 1953 में एक राज्य बनाया जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा रोकते हैं, थोड़ा जम्मू कश्मीर आपको घुमा के लाता हूं। और जम्मू कश्मीर के क्या हाल चाल थे। जम्मू कश्मीर की क्या कहानी थी कि जम्मू कश्मीर को हम सच में नहीं चाहते थे कि हम इसे भारत का हिस्सा बनाएं। ये बड़ा खतरनाक क्षेत्र था। ऊपर चाइना, ये कोई रास्ता है नहीं, इधर पाकिस्तान कोई क्षेत्र है नहीं, अफगानिस्तान कोई क्षेत्र है, कोई मतलब नहीं था। वहां पे सिर्फ आदमी खूबसूरत थे, बाकी सेब होता था। सेब हम हिमाचल प्रदेश से ले रहे थे, हमें सेब की भी टेंशन नहीं थी। जम्मू कश्मीर अपने इंटरेस्ट का नहीं था, लेकिन लालच सबको होती है। तो जम्मू कश्मीर के ऊपर इधर से लोगों ने हमला कर दिया था। जो पाकिस्तान गए थे, जिनको पाकिस्तान में खाने पीने के लिए नहीं मिला, उन लोगों ने हमला कर दिया था। तो ये कुछ हिस्सा उनके पास चला गया। तो वहां के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने कहा था कि भारत सरकार मदद करे। तो लॉर्ड माउंटबेटन तो चले गए थे और वल्लभ भाई पटेल हेड थे, गृह मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल ने कहा विलय पत्र में साइन करो, भारत का हिस्सा बन जाओ। तो भैया अब विलय पत्र में साइन कैसे हो, तो उन्होंने कहा पहले हमें बचाओ, तो ये वह साइन कर देना। फिर गई आर्मी हमारी, कुछ बचाया उन्होंने, तब तक कुछ हिस्सा पीओके का चला गया जम्मू कश्मीर का, उधर पाकिस्तान ने ले लिया गलती से, धोखे में। बाकी का जो बचा वो हमने भारत में शामिल किया। हरि सिंह ने अपने दीवान से कहा था अगर सुबह तक भारत की आर्मी ना आ जाए तो मुझे गोली मार देना, उठाना मत, सोते सोते मैं मरना पसंद करूंगा, उठ के नहीं मरना पसंद करूंगा। अभी यहाँ पे हमने हमला किया, मतलब बचा लिया इनको। अब बचाने के बाद नंबर आया साइन करने का, वीपी मेनन को भेजा गया, जाओ साइन करा के आओ, विलय पत्र में हस्ताक्षर करा के आओ। तो हरि सिंह ने चाल चली, बोले तुम जाओ, मैं लेटर जवाहरलाल नेहरू से भिजवाऊंगा। और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो खतरनाक आदमी थे। उनको पता था कि इनको शौक, अलग अलग शौक है। तो 5-6 दिन जवाहरलाल नेहरू की सेवा की गई वहां बुलाकर, और उनसे कहा गया ये जो सुख तो आपको मिल रहा है, ये सुख भारत के और किसी लोग को ना मिले, इसलिए हमें कुछ अलग से छूट दे दो कि यहाँ के लोगों से कोई शादी ना कर पाए, यहाँ पे संविधान यहाँ का अलग हो, ऐसे उनको मना लिया गया। तो वो बात मान गए। 1948 में संविधान बन ही रहा था, तो एक अलग आर्टिकल 370 संविधान में शामिल कर दिया गया और कुछ इनके अलग से राइट भी दे दिए गए। दिक्कत ये थी कि जब ये वापस जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा लो विलय पत्र दो। तो कह रहे विलय पत्र कौन सा? बोले जो साइन कराने के लिए भेजे थे। बोले यार उसने तो हमें दिया नहीं। आज तक यही समस्या है, वो विलय पत्र नहीं मिल रहा, कहाँ है? वीपी मेनन कह रहे हैं हमको दिया नहीं, जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे हमको तो उसने दिया ही नहीं। अब प्रधानमंत्री से कौन लड़े? ये केस आज तक पेंडिंग पड़ा है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के तहत ही भारत में शामिल किया गया, तो भारत का हिस्सा बन गया। अब भारत का हिस्सा बना, हमारा संविधान बन ही रहा था, संविधान भी हमारा बन गया। जब संविधान हमारा इस समय बन रहा था तो बनकर तैयार हुआ, और बनकर तैयार हुआ तो वही एक समस्या थी, कौन सी? हैदराबाद वाली। और इधर ऊपर वाले लोग जो थे वो तेलुगु बोलते थे, नीचे वाले लोग तमिल बोलते थे, आपस में इनकी बन नहीं रही थी। तो पोटी श्री रामल्लू करके एक आदमी थे, उन्होंने अनशन किया। लेकिन भाषा के आधार पर नया राज्य बनाया जाए ये अच्छी बात नहीं थी, तो हमने एसके धर कमीशन का गठन किया साल 1948 1948 में कि आप बताओ क्या भाषा के आधार पर राज्य बने? इन्होंने कहा नहीं, नहीं बनना चाहिए। एसके धर कमीशन, जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इनकी भी रिपोर्ट आई 1948 में। इन्होंने भी कहा भाषा के आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज के आधार पर भारत का कोई राज्य नहीं बनेगा। अभी संविधान बन रहा था तो नहीं बना। लेकिन वही है कि पोटी श्री रामल्लू ने 1953 में 56 दिन का क्या किया? हड़ताल, भूख हड़ताल किया। और 56 दिन की भूख हड़ताल जब इन्होंने की तो भूख हड़ताल के बाद इनका डेथ हो गया। और ये जो है कांग्रेसी थे, तो आनन फानन हमें एक नया राज्य बनाना पड़ा जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। तो 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना
आंध्र प्रदेश। बाद में हालांकि इसके भी टुकड़े हो गए। 2014 में क्या हुआ, ये भी अलग हो गया। आंध्र प्रदेश के भी तेलंगाना और ये अलग अलग हो गए। तो ऐसे हमारे क्षेत्र क्या हुए, अलग अलग बट गए। और जैसे उसको बांटा गया तो उसी समय फजल अली आयोग का गठन किया गया कि क्या भारत में और भी भाषा के आधार पर राज्य बन सकते हैं, क्योंकि एक बना है तो बाकी और लड़ने लगेंगे। तो फजल अली ने चेक किया और इन्होंने कहा यस, भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। और इन्हीं की सिफारिश फजल अली, एन कंजारू और आपके के एम पानीकर, ये लोग थे। इन लोगों ने रिकमेंड किया और इनके रिकमेंडेशन से हुआ क्या वो समझ लीजिएगा। 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो संविधान था, उसमें भाग नंबर 6 था, भाग नंबर 7 था, भाग नंबर 8 था और भाग नंबर 9 था। ये पहले थे 1950 में। लेकिन फजल अली की वजह से 7वें नंबर का संशोधन किया गया, 7वें नंबर का संशोधन किया गया 1956 में। और इसके तहत नया काम क्या किया गया, भाग 7 और इनको जोड़कर हमने क्या कर दिया, इनको जोड़कर हमने राज्य बना दिया और इन दोनों को जोड़कर हमने यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। राज्यों की संख्या 14 और यूनियन टेरिटरी की संख्या हो गई 6। और इसी के बाद ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये हो चुकी है 28 और ये हो चुके हैं 8। अब जितना मैंने पढ़ा ये सब आपको लिखित चाहिए, क्योंकि लिखाया तो है नहीं, तो लिखने में दिक्कत होगी। तो ये सब कुछ आपको कंटेंट लिखा लिखा है मैं आपको दे दूंगा, सारा का सारा कंटेंट। 3-4 दिन का टाइम दीजिएगा, वैसे तो लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिख पाए हैं तो मैं आपको 3-4 दिन का टाइम दीजिएगा, मैं आपको कंटेंट पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अपलोड करवा दूंगा। पॉलिटी का जितना भी था पूरा का पूरा सिलेबस आपको अपलोड करा दूंगा। ये जो भाग नंबर 6 था इसमें राज्य हुआ करते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। 7 में वे राज्य थे जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। 8 में जो छोटे छोटे कुर्ग कछार कुछ क्षेत्र थे। और भाग नंबर 9 में आपका अंडमान निकोबार था, तो वो भारत के बाहर का हिस्सा था। धीरे धीरे चीजें जुड़ती चली गई और आज भारत की नई कंडीशन हो गई। तो ये भारत के पहले भाग हुआ करते थे। इसीलिए आपको शुरुआत में पढ़ाया होगा भाग 7 हमारे संविधान में आज भी नहीं है, 9 पहले भी नहीं था, लेकिन 9 ग्राम पंचायत जोड़ के दोबारा बना लिया गया है। 1961 में पुर्तगाल से समझौता किया गया, पुर्तगाल के क्षेत्र शामिल कर लिए गए। और हर एक राज्य जो अलग शामिल किया गया उसके लिए अलग से प्रोविजन कर दिया गया। महाराष्ट्र के अलग प्रोविजन है, गुजरात के अलग हैं, कुछ नागालैंड के अलग हैं, असम के अलग हैं, मणिपुर के अलग हैं, सिक्किम के, मिजोरम के, अरुणाचल प्रदेश के, इन सभी राज्यों के कुछ न कुछ नियम अलग हैं। यहाँ चाहे यहाँ पे जनजाति अलग हो, कुछ हो कुछ हो कुछ हो। अब तो शादी कर, हाँ अब तो शादी कर सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली चीज आती है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक चाहे आज कर लो चाहे कल कर लेना, कल कर लेना या देख लीजिएगा। भारत में नागरिकता संविधान के 1955 में अधिनियम बनाया गया था कि नागरिकता कैसे मिलेगी। तो नागरिकता प्राप्त होती है 5 प्रकार से और समाप्त होती है 3 प्रकार से, बस यही याद करना है। जन्म के आधार पर आप भारत में पैदा हुए हो तो बाई बर्थ। वंश के आधार पर दुनिया में कहीं भी पैदा हुए हो भारत के नागरिक रहोगे, मम्मी पापा भारत के हैं तो। रजिस्ट्रेशन करा लो, भारत में कुछ दिन रहो, शादी वादी कर लो, रजिस्ट्रेशन से मान लो। या कोई क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाए जैसे नेपाल वगैरह, तो उसके नागरिक भारत के हो जाएंगे। या भारत में रहो, न्यूट्रलाइजेशन, देशीकरण हो जाए 15 साल तक, तो नागरिकता आपकी मिल जाती है। समाप्त कैसे होगी, खुद से छोड़ दो या दूसरे देश की ले लो या भारत सरकार किसी दिन हटा दे, बस खत्म। इतनी नागरिकता है, और कुछ है नहीं इसमें, इतना कुछ खास है नहीं। नागरिकता प्राप्त करना, नागरिकता समाप्त होना, और कुछ नहीं है। भाग नंबर 2 में सब पहले आपको पढ़ा चुका हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है और भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। एकल नागरिकता है। आर्टिकल 5 कहता है बाई बर्थ भारत के नागरिक, जो जन्म भारत में हुए वो भारत के नागरिक रहेंगे। पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए हैं भारत के नागरिक रहेंगे। और जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। साथ में भारत में जन्मा है लेकिन विदेश में रहता है, भारत के नागरिक रहेंगे। उधर प्रियंका चोपड़ा, विदेशी राज्य की नागरिकता यानी कि आयरलैंड की है ये।
नागरिक के अधिकार, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता। जैसे सीएए 2019 में आया था, लोगों ने बहुत आंदोलन किया था कि हमारी नागरिकता छिन जाएगी, तो आर्टिकल 10 कहता है जो भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता कभी नहीं छीनेगी। आर्टिकल 10। और आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता में कानून कौन बनाएगा, केवल संसद बनाएगी। और 2019 में नियम भी आया था कुछ लोगों को नागरिकता देने के लिए। इसमें कुछ है नहीं। केंद्र शासित, केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली, जैसे पुदुचेरी, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। खत्म हो गया, इसमें क्या करना है। क्वेश्चन लगाओगे, डाउट आएगा, पूछोगे तो अच्छा लगेगा, बाकी ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होगा, बहुत कुछ है ना। और कोई भी डाउट है कल मिलो, बाकी करते हैं हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन आपके। यूट्यूब में आओ, यूट्यूब में क्वेश्चन करते हैं, और कल आपका खत्म करा देता हूँ, जो भी टॉपिक आपके रह गए हैं एक दो करा दूंगा। और सुनीता विलियम्स भारतीय नागरिक नहीं है, वो सिर्फ पैदा पैदा भी भारत में नहीं हुई, सब उसका विदेशी, उसके मम्मी पापा भारत के नागरिक थे।